निशा सुबह जल्दी उठकर अच्छे से तैयार होकर बढ़िया सा नाश्ता तैयार करते हुए खुद से कहती है। आज तो उनके आने की खुशी में ऐसा खाना बनाऊंगी कि वो खाना खाते ही मेरे हाथ चूम लेंगे। पूरे 1 महीने बाद लौट रहे हैं दूसरे शहर से, पता नहीं वहाँ से मेरे लिए क्या नया लाए होंगे। फटाफट से खाना तैयार करके कमरा साफ कर देती हूँ। निशा अपने पति आशीष के 1 महीने बाद दूसरे शहर से वापस लौटने के लिए तैयारी कर रही थी। करीब 10 बजे के वो हॉल के कमरे में बैठी हुई थी कि तभी डोरबेल बजती है। वो खुशी खुशी भागकर दरवाजा खोलने जाती है और दरवाजा खोलते ही उसके चेहरे की खुशी हैरानी में तब्दील हो जाती है, क्योंकि दरवाजे पर उसके पति आशीष के साथ उसका हाथ पकड़े एक औरत खड़ी थी। आशीष, ये किसे साथ ले आए तुम अपने? अंदर चलो निशा, सब समझाता हूँ। सौतन है मेरी। है तो सही, लेकिन गुस्सा मत कीजिए, मजबूरी तो जान लीजिए। किसकी मजबूरी, तुम्हारी या इनकी? निशा, ये मेरे घर में जो गरीब औरत, बूढ़ी औरत काम करती थी, उसकी बेटी है। उसकी अचानक ही बीमारी से मौत हो गई और उसने जाते जाते इसकी जिम्मेदारी मुझे दे दी। मैं उसे माँ समान मानता था, इसीलिए इस गरीब को मेरी सौतन बना कर ले आए। अरे उसे माँ समान मानते थे तो इसे बहन मान लेते, पर नहीं, तुम तो पत्नी बना कर ले आए। दीदी देखिए, इनकी गलती नहीं है। मुझ गरीब को सहारा देने के लिए इन्होंने ही मेरा हाथ थामा। देखिए, मुझे यहाँ से जाने को मत कहिएगा, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। इतना कहकर वो रोने लगती है और उसके आंसू देखकर निशा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो उसे गरीब समझकर अपने घर में रहने की इजाजत देती है। एक रोज जब निशा रसोई में पानी लेने जाती है तो देखती है कि भावना काजू बादाम के डब्बे लिए काजू बादाम मजे से खा रही है। तभी वो चिल्लाकर कहती है, अरे ओ गरीब, ये काजू बादाम फोकट में नहीं आए हैं जो चबाने बैठी है। ये काजू बादाम है? ऐसे होते हैं काजू बादाम दीदी? ऐसे होते हैं से कहना क्या चाहती है? क्या पहली बार काजू बादाम देखे हैं? आपको कैसे पता? मतलब? अब आप तो जानती है ना, हम गरीब हैं, तो हमारे घर में तो अम्मा मूंगफली ही लाती थी। हम तो बस काजू बादाम का नाम ही सुनते थे, पर ये काजू बादाम होता क्या है हम नहीं जानते थे। एक बात बता। पूछिए। मेरे माथे पर पोपट लिखा हुआ है, नहीं ना? तुझे काजू बादाम का नहीं पता, फिर भी गपा गप ठूसे जा रही है। वो तो हम ऐसे ही खाकर देख रहे थे, हमें अच्छे लगे और फिर और खाने लगे। आप समझ रही हैं ना? हाँ, मैं समझ रही हूँ कि मेरी गरीब सौतन पहली बार मेवे खा रही है। ठीक है, थोड़े निकाल लो, पर बाकी रख दो, वरना खीर हलवे में डालने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। इतना कहकर वो थोड़े काजू बादाम अपने पल्लू में लेकर डब्बे को शेल्फ पर रख देती है। समय बीतता है। निशा की गरीब सौतन ना तो उससे लड़ती थी और ना ही झगड़ती थी, साथ ही घर के कामों में भी हाथ बटाया करती। एक दिन निशा और आशीष कुछ बातें कर रहे थे, तभी अचानक भावना वहाँ आकर कहती है, हम गलत समय पर तो नहीं आ गए ना? तुम तो मेरी जिंदगी में ही गलत आ गई हो, तो अभी क्या ही सही समय और क्या गलत समय? नहीं नहीं भावना, कहो किस लिए आई थी तुम यहाँ? जी, वो हमें कुछ पैसे चाहिए थे, रसोई का कुछ सामान लाना था। पर अभी तो राशन है ना रसोई में, फिर क्या सामान लाना है तुम्हें? घर का ही कोई सामान लाना होगा ना, इतना क्या पूछताछ कर रही हो तुम? अरे पर ये लो भावना पैसे, जो सामान लाना है ले आओ। इतना कहकर वो भावना को पैसे पकड़ा देता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी निशा को आशीष का ये बर्ताव कुछ समझ नहीं आता। शाम को जब भावना से पैसे का हिसाब लेती है तो भावना कहती है, वो सारे पैसे खर्च हो गए हमसे। सारे मतलब 3,000 रुपए थे। अब ये मत कहना कि हम गरीब हैं, 3,000 रुपए एक साथ देखे थे। बात तो यही है, हम गरीब ने बस 500 रुपए ही खर्च किए थे खुद से आज तक, लेकिन जब एक साथ 3,000 रुपए देखे तो बाजार जाते ही खत्म हो गए, पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब सही कहा है किसी ने कि गरीबों के पास ज्यादा पैसे टिकते नहीं, पैसा आते ही उनके हाथ में खुजली होने लगती है ना? वो ये बोल ही रही थी कि तभी बाहर से आशीष की आवाज आती है। दोनों बाहर जाकर देखती हैं तो आशीष पिज्जा लेकर खड़ा था और निशा कहती है, आपने पिज्जा ऑर्डर किया है? नहीं तो, मैंने तो बस डिलीवरी बॉय से लिया, ये शायद भावना ने मंगवाया है ना? हाँ, हम ही मंगवाए हैं। अच्छा जी, किस खुशी में? नहीं नहीं नहीं, पहले ये बताओ कि तुम तो गरीब हो, तुम्हारे घर में तो दाल रोटी बनती होगी, तो ये पिज्जा खाने की कैसी सोच गई तुम्हें? हाँ, क्यों मेरी गरीब सौतन, पिज्जा का बड़ा पता है तुम्हें? पता तो नहीं था,
पर आशीष जी बताए तो हम सोचे कि आज आशीष जी घर पर हैं तो तीनों साथ मिलकर खा लेंगे। और वैसे भी हम देखें तो बहुत हैं लेकिन कभी खाए नहीं हैं। निशा क्यों हमेशा गुस्सा करती रहती हो इस पर? गरीब है वो, ये सब चीजें खाने का मन करता होगा उसका, और मंगवा ही लिया तो भला क्या ही गलत किया। गलत तो हो चुका है मेरी जिंदगी के साथ। ये गरीब सौतन क्या आई, आप इसके और इसकी गरीबी के गुण ही गाते रहते हैं। अरे कहाँ जा रही हो? पिज्जा तो खाती जाओ। जी नहीं, आप खाइए और मेरी इस गरीब सौतन को ही खिलाइए ये पिज्जा। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। उसकी गरीब सौतन खुद को गरीब गरीब बताकर उसकी साड़ियाँ, मेकअप और बहुत सारी चीजें ले चुकी थी। एक रोज भावना अच्छे से तैयार होकर कहीं जा रही थी तो निशा उसे टोकते हुए कहती है, ओ गरीब सौतन, इतनी महंगी साड़ी पहनकर कहाँ जा रही है, बताएगी नहीं? वो हम तो मंदिर जा रहे हैं, आज अम्मा की बरसी है ना, उनकी याद में मंदिर में कुछ दान कर देंगे। कमाल है, मंदिर जा रही हो लेकिन पूजा की थाली हाथ में नहीं है। मंदिर में मैं गरीब हूँ कहकर किसी से थाली और पूजा का सामान उधार लोगी क्या? नहीं, वो तो बस अम्मा के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ तो पूजा की थाली नहीं ली। अच्छा चलते हैं वरना मंदिर में भीड़ हो जाएगी। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। निशा उसका पीछा करने के बारे में सोचती है लेकिन सोचकर रह जाती है। एक रोज आधी रात को जब निशा को नींद नहीं आती तो वो अपनी बालकनी में खड़ी थी। तभी वो देखती है कि गली में उसकी गरीब सौतन किसी को गले लगा रही है और वो खुद से कहती है कि मेरी गरीब सौतन किसकी बाहों में मर रही है? क्या बड़बड़ा रही हो आधी रात को? आशीष इधर आइए, वो देखिए ये गरीब क्या कर रही है, जल्दी आइए ना। तभी आशीष भी वहाँ आता है और अपनी आंखें मलते हुए देखता है। तभी दोनों भावना को रंगे हाथों पकड़ने के लिए तुरंत घर के बाहर आते हैं। उन्हें देखकर भावना के साथ खड़ा आदमी भागने लगता है। तभी आशीष उसे पकड़ लेता है और दोनों को अंदर लाते हुए कहता है, भावना, ये तो तुम्हारा रिश्तेदार है ना? तुम्हारी माँ ने कुछ कहा था, इसके बारे में याद नहीं आ रहा। अरे वो छोड़िए, और तुम बताओ कितनी रात में इससे क्यों मिल रही थी और चल क्या रहा है? मैं और भावना प्यार करते हैं एक दूसरे से। इसकी अम्मा ने इसका हाथ आशीष जी के हाथ में दे दिया था तो मैं भी यहाँ आ गया और हमारा प्लान था कि हम एक अच्छा मौका देखकर यहाँ से सारे पैसे चोरी करके भाग जाएंगे और अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। वाह वाह, कतई लैला मजनू हो रहे हो ना तुम दोनों। अलग ही दुनिया बसाएंगे और तुम खुद को गरीब गरीब बोलकर सिंपैथी तो लेती ही रही, साथ ही जिसने तुम्हें सहारा दिया, मेरी सौतन तक बना दिया, उसे ही लूटने की फिराक में थी। तुम हालात ही नहीं, सोच से भी गरीब हो। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी, वरना गुस्से में कहीं मैं पुलिस को ना बुला लूं। भले ही मुझे खुद भी तुमसे दूसरी शादी करने के लिए जेल क्यों ना जाना पड़े। भावना और वो लड़का कुछ नहीं कहते और चुपचाप उसी समय वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह निशा को उसकी झूठी और गरीब सौतन से छुटकारा मिलता है। शारदा ने अपनी जिंदगी भले ही गरीबी में गुजारी हो, बावजूद इसके वो अपने खाने में कभी गरीबी नहीं आने देती थी। उसके मोटे तगड़े शरीर को देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि वो गरीब है। लेकिन अब घर में नई बहू पिंकी आई थी, जिसके स्वागत के वक्त शारदा की पड़ोसन सुजाता शारदा से कहती है, अरे शारदा बहन, सही है आपके घर में बहू आ गई, लेकिन मुझे एक बात का डर है। इस गरीबी में सारा राशन तो आप खुद ही खा जाती है, तो बहू को क्या खिलाएंगे आप? हवा? मेरी बहू के खाने की चिंता आप मत करो सुजाता बहन, जो हम खाकर जी रहे वही मेरी बहू भी खा लेगी। और भगवान ने भले ही कितनी गरीबी दी हो, लेकिन कभी मेरा परिवार भूखा नहीं रहा है। तुम जी थोड़ी रही हो, तुम तो फूल रही हो। गरीब भूखी सास के पल्ले बंधी इस बहू को पता नहीं कभी पेट भर खाना नसीब होगा भी या नहीं। घूंघट में वहाँ खड़ी पिंकी ये सब सुनकर हैरान ही हो रही थी कि सब उसकी सास को गरीब भूखी सास क्यों कह रहे हैं। लेकिन शारदा अच्छे से अपनी बहू का स्वागत करने के बाद उसको अपने बेटे भानु संग कमरे में भेज देती है, जहाँ भानु अपनी पत्नी को कहता है, पिंकी जी, हर लड़की के अपनी शादी के बाद बहुत सपने होते हैं, आपके भी होंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोग गरीब हैं। 2 वक्त की रोटी अच्छे से देने के सिवा मैं आपकी ज्यादा ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाऊंगा। जी भानु जी, पता है, पर मैं भी एक गरीब परिवार से ही आई हूँ। मुझे अच्छे से आता है ऐसे हालातों से कैसे गुजारा करना है। आप चिंता मत करिए।
पिंकी की समझदारी देखकर भानु को लगता है कि वो उसके घर को अच्छे से संभाल लेगी, और होता भी यही है। घर की जिम्मेदारियां तो पिंकी संभाल ही लेती है, लेकिन बेचारी रसोई संभाल नहीं पाती। पिंकी के ससुराल में इतनी गरीबी थी कि देखने को टीवी तक नहीं था, ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज भी नहीं था, और गर्मियों के लिए एसी तो दूर, कूलर तक नहीं था। लेकिन राशन वो पूरा भरा रहता था, क्योंकि पूरा दिन बेचारी पिंकी अपनी सास के लिए खाना जो बनाती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह जब पिंकी रसोई में चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, तो वहाँ शारदा आती है और उससे कहती है, अरे बहू, तू अभी रोटियां ही सेक रही है? तो एक काम करती हूँ, मैं खाने बैठ जाती हूँ। गरम गरम रोटी खा भी लूंगी, साथ साथ खाने से तुझे पता भी चल जाएगा कितनी रोटी बनानी है। अब बस बैठ गई हैं, अब सारा आटा खत्म करके ही उठेंगी। अब पता चला मोहल्ला मेरी गरीब सास को भूखा क्यों बोलता है। इस घर में इतनी गरीबी है कि चैन से कहीं बैठने की कोई ढंग की जगह नहीं है, लेकिन खाने के लिए राशन पूरा भरा है, ताकि ये मेरी गरीब भूखी सास 24 घंटे ठूस सके। बहू, जरा रोटी रखियो इसमें, 5-6। माँ जी अभी 2 ही बनी है, 5-6 कहाँ से दे दूँ? और भानु जी को भी रोटी पैक करके देनी है काम के लिए। उसकी चिंता मत कर, वो तो दोपहर में खाना खाने आ जाएगा। नहीं दे पाई तो अभी मुझे ही खिला दे। हाँ, आप खाओगी तो किसी और को खाना मिलेगा ना। कुछ बोली क्या बहू? नहीं माँ जी, मैं कह रही थी सब्जियाँ खत्म है, पैसे दे देना, लानी है। अरे बहू, सब्जियाँ बहुत महंगी हो रही है, सही से इस्तेमाल किया कर। हम गरीब लोग इतनी महंगी सब्जी रोज रोज कहाँ से लाएंगे? और सब्जी सिर्फ रात में बनाया कर, सुबह दोपहर में तो हम नमक वाले पराठे ही खाकर काम चला लेंगे। आपका खाकर और मेरा बनाकर। जहाँ से गेहूँ आता है, ये तो आपने इतना भरा हुआ है घर में, तो सब्जियाँ नहीं आएंगी क्या? वैसे ही मैं पूरे दिन एक बार खाना खा पाती हूँ, अब वो भी क्या मैं बिना सब्जी के खाऊं? पिंकी इतना कहकर रोटी बेलने लग जाती है। तभी सामने वाली सुजाता एक गेहूं की बोरी लेकर शारदा के घर आती है। उसको आते देखकर पिंकी काम छोड़कर उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे आंटी, ये क्या है इस बोरे में? अरे बहू, गेहूं है। सरकार राशन में हर महीने 30 किलो गेहूं देती है, और तेरी सास ने तो अपने जेठ जेठानियों का भी नाम राशन कार्ड में लिखवा रखा है। वैसे वो लोग शहर में रहते हैं, लेकिन ये आज भी उनके नाम का राशन लेती है यहाँ से। वो तो मेरा बेटा गया था राशन लेने गाड़ी पर, तो वहाँ से भानु ने राशन गाड़ी में रखवा दिया और खुद काम पर चला गया। बहू, अब पता चला इस घर में गेहूं या आटा ही ज्यादा है, बाकी चीजों के लिए तो पैसे लगते हैं, इसलिए हम गरीब लोग वो सब नहीं लेते। ये फ्री है, इसलिए इनका भंडार भर रखा है मैंने। फ्री का आटा खा खा कर सासू माँ फूल रही हैं। हे भगवान, मैं तो थक गई हूँ इनके लिए रोटियाँ बना बना कर। पूरा दिन चूल्हे के आगे रोटियाँ ही सेकती रह जाती हूँ। कहाँ खो गई बहू? अरे इसको रख लियो, मैं चलती हूँ। सुजाता वहाँ से चली जाती है और शारदा वापस से पिंकी को रोटियां बनाने में लगा देती है। शाम के समय भानु घर आता है तो पिंकी उससे कहती है, भानु जी, आप एक गैस चूल्हा ले आइए ना। चूल्हे पर खाना बना बना कर हमें गर्मी लगती है, और कभी कभी लकड़ियाँ बदलते हुए हाथ भी जल जाता है। पिंकी जी, हमने कहा था ना ये गरीबों का घर है, यहाँ आपको ऐसी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। माँ ने भी तो इतने सालों चूल्हे पर ही खाना बनाया है, आपको क्या दिक्कत है? जब आपकी माँ बनाती होगी ना, तब खुद खाती होगी, इसलिए उन्होंने इतने साल बना लिया। यहाँ मेरा पूरा दिन चूल्हे के आगे जाता है। इतने गरीब हो तो अपनी माँ को सिखाते क्यों नहीं कि गरीबों की तरह खाएं? खाने में तो वो कभी कोई कमी नहीं आने देती। एक बार में 15-15 रोटियाँ खाती है। तीनों टाइम इतनी इतनी रोटियाँ बनाकर हम पागल हो गए हैं। तुम हमारी माँ के खाने पर नजर लगा रही हो? अरे हद है, रोटी ही तो बनानी पड़ती है तुम्हें, इसमें क्या ही दिक्कत है? सब्जी बनाने के लिए सब्जी होती ही नहीं है आपके घर में। गेहूं फ्री मिलता है, इसलिए नमक वाले पराठे बनवा बनवा कर माँ जी मेरा ऐसा हाल कर देती है। पूरा दिन खाना बनाने के बाद मेरा खाना खाने का मन तक नहीं करता। अपनी बहू को अपने खाने के बारे में ऐसा बोलता सुनकर शारदा का दिल टूट जाता है और वो अगले दिन से अपने खाने में कमी कर देती है। सुबह अपनी सास को 15 की जगह 2 रोटी में संतुष्ट होता देखकर पिंकी को भी हैरानी होती है। माँ जी, क्या हुआ? आज आपने रोटी नहीं लेनी? मैंने इतना आटा गूथा है, बताइए और कितनी बनाऊं? नहीं बहू, मुझे इतनी ही खानी है, तो अपने लिए बना ले। पिंकी को ये देखकर हैरानी तो होती है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। लेकिन अब रोज ही सुबह शाम के खाने तक जब शारदा कम खाना लेती है तो ये बात उसके बेटे को खटकती है। और एक शाम जब शारदा खाना खाकर चली जाती है
तो भानु चूल्हे के पास रोटी बनाती अपनी पत्नी से बोलता है। पिंकी जी, आपने माँ को कुछ बोला क्या? देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से माँ बहुत ही कम खाना खा रही हैं, ऐसे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, आपको रास नहीं आ रहा होगा ना कि मैं जल्दी खाना बनाकर फ्री हो जाती हूँ। अरे मैंने कुछ नहीं कहा माँ जी को कि कम खाओ, उन्होंने ही खुद कम खाना शुरू किया है। शायद उनको दिख गया होगा कि गरीबी में इतनी भूख दिखाना सही नहीं है। अरे आपने गरीबी देखी कहाँ है? इस घर में भले ही सुख सुविधाएं ना हो, लेकिन खाने के लिए भरपूर अनाज है। वो सिर्फ माँ की वजह से। पता है, पहले हमारे खाने के लाले पड़े हुए थे, हमारे ताऊजी ने सब छीन लिया था। पिताजी की मौत के बाद वो तो माँ ने धक्के खा खा कर राशन कार्ड बनवाया और ताऊजी के परिवार का नाम भी चढ़वाया ताकि राशन ज्यादा मिले। भूख के कारण मैंने अपनी 2 महीने की बहन को बचपन में ही खो दिया था। क्या आपकी बहन भी थी? हाँ, जब ये सब हुआ तब मेरी बहन 2 महीने की थी। हमारे पास खाने को एक दाना तक नहीं था। तब माँ भी भूखी रहती थी। कहाँ से खिलाते उस नन्ही सी बच्ची को? पैसे नहीं थे कि बाहर से कुछ खरीद सकते, इसीलिए वो नन्ही सी जान भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई। भानु के मुंह से अपनी सास के बुरे हालातों के बारे में सुनकर पिंकी को बुरा लगता है कि उसने अपनी सास के ज्यादा खाने के ऊपर सवाल उठाया, जिसके लिए वो उसी समय अपनी सास से माफी मांगती है और आगे से उसको कभी भी ज्यादा खाना खाने के लिए नहीं टोकती। तो वहीं ज्यादा खाना बनाने की समस्या के चलते अब कभी कभी खाना शारदा बना दिया करती थी। इससे पिंकी को भी परेशानी नहीं होती थी। मानसी एक बहुत ही बड़े घर की लड़की थी जिसका जन्म लंदन में हुआ था और लंदन में ही वो पली बड़ी थी। हालांकि उसके पिता किशोर जो कि इंडिया में रहते थे और वो चाहते थे कि मानसी की शादी इंडिया में हो और वो हमेशा के लिए इंडिया में ही शिफ्ट हो जाए, जिसके लिए वो अपनी बेटी को वापस इंडिया बुला लेते हैं और उसका रिश्ता आदर्श नाम के एक लड़के से पक्का कर देते हैं और आदर्श को अपनी बेटी से मिलवाते हुए बोलते हैं, वेलकम माय सन इन लॉ, आओ आओ, मैं और मानसी तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। अच्छा बाबूजी, आपका तो दिख रहा है कि आप हमारा वेट कर रहे हैं, पर मानसी जी वो नजर नहीं आ रही। छुपकर हमारा वेट कर रही हैं क्या? नहीं नहीं माय सन इन लॉ, हम सब इंडिया ही शिफ्ट हो गए हैं, तो मानसी बिटिया जरा अपने कमरे में है। फिर तो हमें भी देखना चाहिए, है ना ससुर जी? उसका रूम हमारा भी तो है और हमारा रूम उसका। हम अभी आए। आदर्श मानसी के पास उसके कमरे में जाता है जहां मानसी सर पर चुन्नी रखकर और माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ी पहनकर मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही होती है और आदर्श को देखते ही शर्माते हुए बोलती है, अरे मेरे होने वाले पति देव जी, क्यों पहचान लिया ना मुझे? पहचान तो लिए, वैसे एक बात बोले? बोलो मेरी जान, अब क्या शर्माना? तुम बहुत नोटी हो और हमें नोटी इंसान बहुत पसंद है। वो दोनों आपस में थोड़ी देर तक बातें करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। मानसी भी आदर्श को खुशी खुशी अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। शादी की सुहागरात वाले दिन आदर्श अपनी और मानसी की पहली मुलाकात याद करता है और सोचता है कि उस दिन की तरह ही मानसी घूंघट में होगी और जब वो उसके पास जाएगा तो वो शर्मा रही होगी और धीरे धीरे वो उसके कानों में कुछ बोलेगी। ये सब सोचते हुए वो अपने रूम में जाता है जहाँ मानसी नहीं होती और वो वहीं खड़ा होकर सोच रहा होता है। तभी मानसी 3 पीस मैक्सी पहने हुए गाते हुए पीछे से आती है। धीरे धीरे हौले हौले आजा मेरी बाहों में आ जाना। ना सर पे पल्लू डाले, ना मुझसे शर्माए, ना धीरे धीरे बोले, ना चूड़ी खनकाए। ये कैसी दुल्हन है? ये मेरी उलझन है। ओफो पति देव, इतना क्यों डर रहे हो? अरे तुम्हारी वाइफ ही तो हूँ और तुम्हें तो नॉटीपन बहुत पसंद है ना, तो चलो फिर थोड़े से नॉटी हो जाते हैं। वाइफी, नोटी तो हो जाएंगे, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, पर थोड़ा शर्माओ तो। शर्माते हुए जो नोटीपना करते हैं ना, उसका अलग ही मजा होता है। सीरियसली तुम बहुत बोरिंग हो। तुमसे अच्छा तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। माय डियर वाइफ, तो तुमने अपने एक्स के साथ सारी नोटी हरकतें कर रखी हैं? नो पति देव, आई एम कम्प्लीटली इंडियन और इंडियन लड़कियां शादी से पहले किसी के साथ नोटी नहीं होती, यू नो ना। आई नो वाइफी, पर आप इतनी नोटी हैं, मुझे लगा कुछ नोटी हरकतें कर गई हो। हे भगवान, ये कैसी बीवी दे दिए हो?
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मानसी एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन वो आदर्श के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर उसके दफ्तर जाती है, जहाँ उसको छोटे कपड़ों में देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और पियोन उसके पास आकर बोलता है, मैडम, आपको किस सर से मिलना है? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो छोड़ दीजिए ना अपनी ये नौकरी, क्योंकि आप इस उम्र में भी बहुत कूल हैं। कोई भी दूसरी नौकरी मिल जाएगी आपको तो, और मैं चली अपने पति आदर्श के पास। मानसी आदर्श के कैबिन में जाती है और वहाँ टेबल पर खाना रखकर बोलती है, पति देव, इट्स लंच टाइम और आज मैं आपके लिए अपने हाथों से लंच बना कर लाई हूँ। आपको लंच खाना है और बताना भी है कि कैसा बना है। अरे तुम हमारे लिए इतने प्यार से बना कर लाई हो तो हम क्यों नहीं खाएंगे? वैसे तुम यहाँ कैसे आई? अपने इन सुंदर सुंदर पैरों से चलकर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत हो गई बातें, अब खाना खाते हैं, बहुत जोरों की भूख लग रही है। मानसी टिफिन खोलती है और उसकी रोटी देखकर आदर्श उससे कहता है, वाइफी, ये कौन से देश का नक्शा है? पति देव, ये इंडिया का ही मैप है। पता है मैंने कितनी मुश्किल से बनाई है ये रोटी, और देखो मेरा तो हाथ भी जल गया। अरे फिर क्यों इतना कष्ट किया? नौकर और माँ तो है ना। क्या पति देव, आप क्यों भूल जाते हैं बार बार? आई एम कम्प्लीटली इंडियन और मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है कुछ दिन के लिए, क्योंकि सबको आराम चाहिए होता है ना। उसकी ये सारी बातें सुनकर आदर्श अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और उसके हाथों से जैसे तैसे खाना खा लेता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन मानसी के पास उसकी दोस्त रिया का कॉल आता है और वो मानसी से बोलती है, क्या यार मानसी, तू अब इंडिया में क्यों रहती है? मुझे तो लगता है कि तेरी फैमिली में किसी को तुझसे प्यार ही नहीं है, इवन तेरे हस्बैंड को भी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही है यार? आदर्श जी बहुत अच्छे हैं और मैं खुद भी तो एक इंडियन हूँ, तो मुझे अपने देश में रहने में कोई दिक्कत क्यों होगी? और तू भी तो यहीं से है, तो कभी मिलने आ जा। नो बेबी, मुझे नहीं आना। मैंने तो जस्ट वन टाइम अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे यहाँ आना है और वो मेरी खुशी के लिए मुझे यहाँ ले आए। ओके देन, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। रिया की बातें मानसी के दिमाग में घर कर जाती हैं और वो अपनी नोटी हरकतें छोड़कर ज्यादा से ज्यादा टाइम सीरियस रहने लगती है और सारा काम करना भी छोड़ देती है। और एक दिन वो आदर्श से जिद करते हुए कहती है, आदर्श जी, अब मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे मेरे पापा के घर जाना है। हमें पता है तुम बहुत नोटी हो और ये सब हमें सताने के लिए कर रही हो, क्यों, है ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रही और आप तो मुझे प्यार भी नहीं करते। अरे ये कैसी बात ही कर रही हो? हम तुमसे प्यार नहीं करते? हमने तुम्हें आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हमने तुमको सारे ऐशो आराम दिए। माना हम तुम्हारे पिताजी जितने अमीर इंसान नहीं हैं, और इसका मतलब ये तो नहीं हम तुमसे प्यार नहीं करते। अगर मुझसे प्यार करते तो इतने दिनों से मुझे यहाँ नहीं रखते, मुझे कहीं बाहर ले जाते, कहीं घुमा कर लाते, लंच करवाते और मुझसे घर का इतना सारा काम भी नहीं करवाते। मानसी भूलिए मत, हमने कभी नहीं कहा था कि आप हमारे घर का काम करें। ये सब आपकी खुद की इच्छा थी। हाँ थी, और ये सब मैंने आपके लिए ही किया। मानसी आदर्श से लड़ाई करने के बाद उसका घर छोड़कर चली जाती है और रास्ते में वो रिया को देखती है। तो जब वो रिया से बात करती है तो रिया उससे कहती है, मुझे माफ कर दे मानसी, मैंने तुझसे झूठ बोला। असल में तो मैं यहीं पर हूँ और मेरे पति तेरे पति जितने अच्छे नहीं हैं। बस तेरे आगे शो ऑफ करने के लिए मैंने ये सब बोला। ये सच्चाई सुनकर मानसी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और अपनी भूल को वो सुधारने के लिए अपने पति के पास जाकर उससे माफी मांगते हुए बोलती है, पति देव, माफ कर दो ना अपनी नॉटी वाइफ को, उससे गलती हो गई। अरे सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए ना तो उसे भूला नहीं बोलते, और तुम तो सच में सुबह गई और शाम को ही वापस आ गई। आदर्श उसको उसकी छोटी सी गलती के लिए माफ कर देता है और वो दोनों फिर से एक साथ रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन फिर से मानसी नोटी होते हुए अपने पति को गाते हुए बोलती है, धीरे धीरे हौले हौले आजा मेरी बाहों में आ जाना, प्यासी प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना ना कर,
ना कर जरा भी फिकर, मिला मिला नजर से नजर, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। उसकी नोटी हरकतों पर एक बार फिर से आदर्श फिसल जाता है और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये नोटी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी नोटी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।